जय श्री राम। मैं रवि सांखी। तीसरे चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है। सिंपल शब्दों में समझें तो आधा चुनाव कंप्लीट हो चुका है। 283 सीटों पर चुनाव हो चुका है। यहां से सरकार बनना तय, सरकार गिरना तय, बहुमत आना तय, ये सब यहां से शुरू हो चुका है। इससे आगे की गणित ये डिसाइड करेगी कि बीजेपी कितनी ज्यादा सीटें लेती है। इसके सिमिलर कांग्रेस या विपक्ष या इंडी गठबंधन कितनी ज्यादा सीटें लाता है, बीजेपी कितनी कम सीटें ला पाती है, कांग्रेस या इंडी गठबंधन कितनी कम सीटें ला पाता है। इसके आगे के जितने भी फेस हैं ये तय करेंगे। आज हम दोबारा नहीं, तीसरी बार एनालिसिस करेंगे कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है। जितने भी चरण होंगे हम हर चरण में ये कोशिश करेंगे कि स्टेट वाइज एक एनालिसिस करें, एक प्रिडिक्शन करें कि कितनी सीटें बीजेपी की आएगी। और मैं ये बात लिख के कह दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए ये बात। मेरे बताए हुए प्रिडिक्शन में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। अब ज्यादा इस घमंड वाली बात को ना भुनाते हुए स्टार्ट करते हैं। हम ये आज का वीडियो बनाने वाले हैं स्टेट वाइज। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है और विपक्ष को कितनी सीटें मिल रही है। जहां एनडीए है, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही है, जहां इंडी गठबंधन है वहां इंडी गठबंधन को। बड़े लेवल पे हम जानेंगे बीजेपी को और एनडीए को कितनी सीटें मिल रही है। क्या मोदी जी का कहा हुआ 400 पार का नारा सत्य साबित हो रहा है धरातल पर? यदि सत्य साबित हो रहा है तो क्या 400 पार जा रहा है सच में? और सत्य साबित नहीं हो रहा है तो बीजेपी का यह रथ कहां रुक रहा है, कितनी सीटों पर रुक रहा है? क्या 300 पार, क्या 350 पार, या बहुमत के आसपास, या बहुमत से बहुत नीचे? अब की बार सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें हैं बड़े लेवल पे कि अब की बार या तो 400 पार जैसा बीजेपी मोदी जी कहते हैं, और या फिर जैसा कांग्रेस इंडी गठबंधन कह रही है कि अब की बार बीजेपी 200 के अंदर अंदर सिमट जाएगी। तो ये क्या सत्य है कि बीजेपी 200 के अंदर सिमटने जा रही है? और या ये क्या धरातल पर सत्य है कि बीजेपी को 400 मिलने जा रही है? तो आज हम जानेंगे स्टेट वाइज। यहां हम पूर्वोत्तर की, दक्षिण की, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की सभी स्टेटों की लमसम बात करेंगे कि कौन से स्टेट में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है और कहां उस स्टेट में बीजेपी का क्या हाल है, क्या बढ़त है, क्या घाटा है, कितनी स्टेट में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कितने स्टेट में बीजेपी को घाटा सहन करना पड़ेगा। बात करते हैं हम, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में टोटल 25 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 25 से 25 मिली थी, पर इस बार राजस्थान में हालत बहुत तो नहीं कहेंगे, पर बीजेपी के लिए 25 में से यदि 2 सीटें भी छटक जाती है, उसके पाले में नहीं आती है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ही एक घटना हो जाती है, एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है बीजेपी के लिए। तो इसलिए मैं बहुत बड़ी कह रहा हूं। बहुत बड़ी का मतलब यहां 2 सीटों से है। वो 2 सीटें पूरे राजस्थान में कहीं से भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों का, और बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा 2 सीटों का लॉस होने वाला है बीजेपी को। हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी में एनडीए के समर्थन में थे, अब की बार हनुमान बेनीवाल अलग है, और अब की बार बीजेपी ने सीटें भी बहुत सांस धो के काटी है, जिसमें नए चेहरे खड़े किए हैं। स्टेट वाइज समीकरण में नहीं जाएंगे। स्टेट वाइज समीकरण हम एक फेज कंप्लीट होने के बाद में, मतलब चौथा फेज कंप्लीट होने के बाद में स्टेट वाइज स्टेज वीडियो बनाएंगे। अभी हम एक ऊपर का आवरण बता रहा हूं, ऊपर का आवरण चेक कर रहे हैं कि कितने सीटें अभी आ रही है। तो राजस्थान में 23 सीटों का हाल लग रहा है कि 23 सीटें बीजेपी के पास आ सकती है। 25 में से यहां 23 सीटें बीजेपी के पाले में है। अब हम बात करते हैं मोदी जी के गढ़ की। वैसे मोदी जी का गढ़ पूरा भारत है, पर हम उनके घर की बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 सीटें हैं, और जिसमें
किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए यदि 26 की 26 सीटें गुजराती मोदी जी के झोली में दे देते हैं, क्योंकि यही 2014 में हुआ, यही 2019 में, और यही मैं लिख के कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए 100% 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास में आने वाली है। गुजरात मोदी जी के हमेशा साथ में रहता है, गुजरात मोदी से दगा नहीं करता। मैं दगा की बात इसलिए कह रहा हूं, सीटें कम होना कोई वैसे देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बीजेपी के लिए बहुत गलत है, पर दूसरी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि कोई स्टेट कम सीटें देता है तो उस स्टेट की गलती है, उस वहां के लोगों की भी गलती है। पर आज इस बात पे नहीं जाएंगे, आज एक नॉर्मल एनालिसिस करेंगे कहां कितनी सीटें। तो राजस्थान में मैंने बता दिया कि 2 सीटों का लॉस होने वाला है, गुजरात में मैंने बता दिया कि 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है एंड मोदी जी को मिलने वाली है, मोदी जी के झोले में आने वाली है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से बीजेपी को 2019 की बात करते हैं तो हम 2019 में 29 सीटों में से बीजेपी को 28 सीटें 28 सीटें मिली थी। एक सीट छिंदवाड़ा की बीजेपी नहीं जीत पाई। वही समीकरण अब की बार है एमपी में 2024 में बीजेपी 28 सीटें जीतने जा रही है और छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी शायद हार सकती है। धरातल पे बात की जाए तो सिचुएशन छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस के लिए सही नहीं है, पर एक अनुमान के तौर पे हम ये अनुमान लगा रहे हैं धरातल पर कि बीजेपी ये छिंदवाड़ा की सीट हार सकती है। तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पाले में, राजस्थान में 25 में से 23, गुजरात में 26 में से 26 और एमपी में 29 में से 28 बीजेपी के पाले में। लिखते रहिएगा कितनी सीटें हो गई है, लिखते रहिएगा। अब आपको उन 3 स्टेट की गणित बताता हूं जो एक मोस्ट पूरे के पूरे बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं। उसमें गुजरात का नाम ले सकते थे, पर गुजरात का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, गुजरात की राजनीति एक अलग राजनीति है। गुजरात की ही राजनीति ने भारत की राजनीति को एक कदम, मतलब अच्छे लेवल का कदम, अच्छे लेवल की राजनीति सिखाई थी। अच्छे लेवल की राजनीति इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले कांग्रेस का राज था, बीजेपी के राज में नरेंद्र मोदी का राज सिर्फ गुजरात तक था। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में योगदान गुजरात का ही है। यदि वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। तो इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात को मैंने उन 3 स्टेट में ऐड नहीं किया, वरना 4 स्टेट हो जाते। अब मैं उन 3 स्टेट की बात करता हूं जो एक मोस्ट बीजेपी के पाले में आने वाले हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और हरियाणा है। इन तीनों राज्यों की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आने वाली है। हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 बीजेपी के खाते में आने वाली है। बीजेपी की राजनीति हरियाणा में एक अलग लेवल पे चलती है। कोई कह नहीं सकता था बीजेपी में कुछ साल पहले खट्टर जी नहीं मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले कोई कह नहीं सकता था कि वहां की राजनीति में इतना बड़ा उठक पटक हो सकती है, अब बीजेपी वहां जीत भी सकती है, अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। पर ये नरेंद्र मोदी जी की रणनीति थी, कूटनीति थी कि वहां का मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपना बनाया और अब की बार एंटी कमेंसी होने के बाद मुख्यमंत्री चेंज किया। अब सैनी वहां मुख्यमंत्री है और अभी 1-2 दिनों से न्यूज आ रही है। चलो हरियाणा की थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि जो 3 निर्दलियों का जो समर्थन लिया था बीजेपी ने, वो निर्दलियों ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है और कांग्रेस को दे दिया है। तो अब हरियाणा की सरकार खतरे में है, अब हरियाणा की सरकार खतरे में है। ये बात मीडिया में कही जा रही थी, ये बात विपक्ष द्वारा कही जा रही थी, पर ये नरेंद्र मोदी है, ये अमित शाह है, ये जेपी नड्डा की राजनीति है, कूटनीति है, जो सरकार आई हुई नहीं जाने देते। बहुत रेयर चांस रहता है कि सरकार आई हुई बीजेपी की गिर जाए। तो आज की न्यूज लेटेस्ट, 2 वहां पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक जेएलपी या जेजेपी है हुड्डा की। उनके विधायक बीजेपी के समर्थन में हैं। 8 विधायक, टोटल 8 विधायक, 3 चाहिए, 8 विधायक बीजेपी के समर्थन में है। उनकी सरकार को खतरा नहीं है। तो कहने की बात यह, एंटी कमेंसी होने के बाद भी वहां चेहरा बदल दिया गया है।
तो अब वो एंटी इंकम्बेंसी चेहरे के साथ में खत्म हो चुकी है। और वैसे भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग है। विधानसभा में जनता अलग तरीके से वोट देती है और लोकसभा में मोदी जी को जिताने के लिए जनता अलग तरीके से वोट देती है। तो हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के पाले में। अब हम बात करते हैं असम की। असम का नाम दिमाग में आते ही वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी की छवि दिमाग में आती है। एक प्रखर हिंदूवादी नेता है, अपनी पहचान उन्होंने अपने दम पे बनाई है और प्रखर तरीके से वो बोलते हैं। यदि योगी जी के बाद में कोई हिंदुत्व में और मीडिया में कोई इतना प्रचलित है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा जी ही हैं, जो अपने दम पे असम को उन्होंने बीजेपी के लिए खड़ा कर रखा है। लमसम सभी सीटें बीजेपी के पाले में। वहां 14 सीटें हैं, जो 2019 में 12 सीटें उन्होंने बीजेपी के पाले में दिलवाई थी। अब की बार धरातल की स्थिति 12 है, पर मुझे जहां तक लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से आक्रामक हैं, तो मुझे यह लगता है कि 13 सीटें अब की बार आ जाएगी। यदि किसी ने ध्यान किया हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में असम में 14 में से 12 सीटें बीजेपी के लिए कही थी, पर मैं अब 14 में से 13 सीटें बीजेपी के लिए कह रहा हूं। असम में एक सीट और बीजेपी को मिलने जा रही है, टोटल 13 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है। अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में 2 सीटें हैं। ये पैटर्न चलता है, एक सीट बीजेपी को, एक कांग्रेस को। इसमें पिछली बार भी यही हुआ था, 19 में भी, और अब की बार भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एक सीट बीजेपी, एक सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। 2 स्टेट मणिपुर और अरुणाचल, ये 2 सीटें हैं जो 2019 में भी बीजेपी के पास थी और 2024 में भी वही समीकरण वापस रहने वाला है। 2 की 2 सीटें बीजेपी के पास रहेगी। अब हम बात करते हैं भारत के राजधानी की, केजरीवाल के गढ़ की और बीजेपी के सबसे बड़े दुख की, दिल्ली की। केजरीवाल का गढ़ मैंने इसलिए कहा है कि राजनीति आपने यहां से स्टार्ट की थी और वो यहां के कंटिन्यू लगातार मुख्यमंत्री भी हैं केजरीवाल। बीजेपी का दुख मैंने इसलिए कहा है कि आज बीजेपी पूरे भारत में छाई हुई है, बस दिल्ली में वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। तो ये दुख कोई छोटा नहीं है। जहां प्रधानमंत्री का घर है वहीं वो ही स्टेट बीजेपी नहीं ले पा रही है, तो ये बहुत बड़ा दुख है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें हैं। ये सातों की सातों सीटें बीजेपी के पाले में आती रही है। 2014 की बात करें तो 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीती, 19 में भी 7 में 7 सीटें बीजेपी जीती। अब की बार भी 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। केजरीवाल जरूर दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और कुछ हिस्से गुजरात में ये जरूर एक चीज बताने की कोशिश करेंगे कि तानाशाही सरकार, मतलब बीजेपी की तानाशाही सरकार ने मेरे पे क्या क्या जुल्म किए हैं, मैंने क्या क्या जुल्म सहे हैं, आपके बेटे ने क्या क्या जुल्म सहे हैं। जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी। माहौल पे इसका कितना फर्क पड़े ना पड़े, पर मीडिया में इसका फर्क पड़ेगा, सोशल मीडिया पे इसका फर्क पड़ेगा, धरातल पे बातों में इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, चुनावों में वोटिंग के टाइम इसका कितना फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता है। सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास आएगी, पर माहौल जरूर बदलेगा। माहौल इसलिए बदलेगा कि बातें चेंज होगी। जहां बीजेपी को वोट प्रतिशत ज्यादा मिलना था वहां कुछ बीजेपी को लॉस होगा, पर जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 1 लाख से हो। पर वापस वही बात, मोदी जी चाहते हैं कि हमें मार्जिन भी बढ़े। मोदी जी चाहते हैं सिर्फ जीतना ही नहीं है, मार्जिन भी बढ़े, वहां वोट प्रतिशत भी बढ़े। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख घाटी की, लद्दाख और घाटी की। जम्मू में 2 सीटें हैं जो बीजेपी के पाले में आएगी। लद्दाख की 1 सीट है, वो भी बीजेपी जीत जाएगी। घाटी की 3 सीटें हैं, उनमें नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है वो संभावनाएं हैं, उनकी सिर्फ संभावनाएं हैं जीतने की। यदि धरातल के हिसाब से बात करें तो अब की बार की राजनीति पिछली बार की राजनीति से वहां अलग है, क्योंकि पिछली बार 370 थी, अब की बार 370 हटा दी गई है।
पिछली बार आतंकवादियों का बहुत बड़ा बोलबाला था, अब की बार आतंकवादी वहां मतलब अपने पैर वहां पसारने की बजाय पीछे हटा रहे हैं। अब की बार वहां डेवलपमेंट हो चुका है, अब की बार वहां लोग अलग तरीके से खुश हैं, अब की बार वहां बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व है। तो हो सकता है घाटी की सीटों को नेशनल कांग्रेस को घाटा हो, और ये यदि कांग्रेस इनको घाटा होता है तो सिंपल सी गणित है, बीजेपी को फायदा है। पर हम मान के चलते हैं कि तीनों की तीनों सीटें नेशनल कांग्रेस के पास जाने वाली है। जम्मू की 2 सीटें और लद्दाख की 1 सीट बीजेपी के पाले में आएगी। अब हम बात करते हैं जहां बीजेपी को लॉस होगा उन राज्यों की। बीजेपी को लॉस भी अच्छे खासे लेवल पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपनी बढ़त ही बढ़त बनाई जा रही है, बीजेपी ने अपनी सीटें भी घटाई है। घटाई का मतलब अब उन पे रीजन क्या है वो अपने स्टेट वाइज बात करेंगे, पूरे तरीके से वीडियो बनाएंगे तब समझ में आएगा। पर हां, बहुत सारी सीटें छटक रही है। जैसे मैंने शुरुआत में ही राजस्थान की बात की थी, राजस्थान खुद 25 में से 23 सीटें ही बीजेपी को दे रहा है, 2 सीटों का लॉस बीजेपी को हो रहा है। बात करते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीटें हैं, 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी। 2019 में एनडीए के पास में रामविलास पासवान, जो अब नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान जो पार्टी चला रहे हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। 2019 में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो अब नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान जो अब पार्टी चला रहे हैं, वो 2019 में साथ में नहीं थे एनडीए के। पर अब की बार की राजनीति बिहार में अलग है। इसके साथ में एक गणित यह भी है कि अब की बार जेडीयू नीतीश कुमार वहां बहुत कमजोर हैं। बीजेपी को वहां लॉस होने जा रहा है, खुद की सीटों से नहीं, एनडीए की सीटों से। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रही है और जहां तक मुझे धरातल की स्थिति लग रही है बिहार की, 12 सीटों पर ही जीत सकती है। 4 सीटों का सीधा सीधा लॉस जेडीयू के द्वारा बीजेपी को होने जा रहा है। 1 उपेंद्र कुशवाहा, 1 जीतन राम मांझी और 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है। 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास में थी। 2024 में से ये सीटें घटकर 36 या 37 ही रहने वाली है। पर हां, बिहार की राजनीति का एक अलग एंगल है जो मोदी जी, बीजेपी ने देखा है। बिहार की राजनीति में जरूर जेडीयू को लेने से बीजेपी को जरूर 3-4 सीटों का लॉस हो रहा है, पर यह लॉस बहुत बड़े लेवल पे कवर हो चुका है, क्योंकि इस लॉस 3 या 4 सीटों के लॉस से पूरी इंडी अलायंस टूट गई है। क्योंकि इंडी अलायंस का जो सपना था वो नीतीश जी का था, जो भाग भाग कर जब को इकट्ठा कर रहे थे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, हर बेल्ट में जो इकट्ठा कर रहे थे वो नीतीश जी ही थे। नीतीश जी को वापस बीजेपी में लेना एक बहुत बड़ा बिहार की राजनीति में, इंडिया अलायंस के टूट की राजनीति में बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसके कारण इंडिया अलायंस टूट गई। ये 4 सीटें, 3 सीटें लॉस बीजेपी इंडिया अलायंस को तोड़ के कवर कर रही है। हम एक नए स्टेट की बात करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। दक्षिण भारत की बात अलग है, वहां बीजेपी अपनी पेट बना रही है, पर पूर्व भारत की बात करते हैं, वहां बीजेपी कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, डिटेल से बात की थी, इसमें अपने डिटेल से बात नहीं करेंगे, एक ऊपर का आवरण जानेंगे। 4 स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं बना पाई। वहां सरकार बीजेपी की गठबंधन से आई या वो सरकार एनडीए के समर्थन में है, पर वहां मुख्यमंत्री बीजेपी अपना कभी नहीं बना पाई। उनमें पहला स्टेट है बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री जरूर गठबंधन से बने, पर मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बना पाई। पश्चिम बंगाल में
कभी भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, क्योंकि धरातल पर वह बहुत कमजोर थी। पिछली बार बीजेपी जरूर उठ के आई, 3 सीटों से 73 सीटों की पार्टी बनी। अब की बार की राजनीति वहां बहुत अलग है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरा स्टेट है वहां उड़ीसा। उड़ीसा में नवीन पटनायक है जो एनडीए के समर्थन में है, हमेशा एनडीए को समर्थन देते हैं, पर वहां बीजेपी कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। पर अब की बार की राजनीति वहां अलग है, हम आगे बात करेंगे। चौथा स्टेट है पंजाब। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन रहा है काफी समय तक, वहां मुख्यमंत्री भी उनका बना है प्रकाश बादल, पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पंजाब में कभी नहीं बना पाई। अब की बार की स्थिति भी पंजाब में अलग है, वो हम आगे बात करेंगे। ये 4 स्टेट वो हैं जो बीजेपी अपने मुख्यमंत्री कभी नहीं बना पाई समर्थन होने के बाद भी, तो इसका दुख हमेशा बीजेपी को रहता है। पर अब की बार की राजनीति बहुत अलग है। अब की बार हम सबको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इन चारों स्टेट में। तो वापस हम स्टेट वाइज पॉइंट पे आते हैं कि कहां बीजेपी को सीटें कितनी आ रही है। हमने काफी स्टेट कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं उस राज्य की जहां पर धरातल की स्थिति का अंदेशा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां राजनीति की खिचड़ी हो रखी है। हर पार्टी के 2-2 फाड़ हो रखे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पर मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है। शिवसेना जो पहले जो मैं नाम ले लिया है तो बता देता हूं, ये बात है महाराष्ट्र की। हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो शिवसेना असली थी वो अब असली नहीं रही है, उसका नाम बदल गया है। उन्हीं में से एक पक्ष ने, शिंदे जी ने अपनी पार्टी बना ली है, उनका नाम अब शिवसेना है जो बीजेपी के साथ है। शरद पवार की पार्टी जिसका लोगो घड़ी है, वो अब असली पार्टी नहीं बची है। उनकी पार्टी शरद पवार के भतीजे ने टेक ओवर कर ली है। अब ये चिन्ह उनका है। तो महाराष्ट्र की राजनीति एक खिचड़ी बन चुकी है। पर हां, हमें कवर करना है, हमें जानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को कितना फायदा या कितना नुकसान है। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं। 2019 की बात की जाए, जब ये खिचड़ी नहीं थी, तब की बात की जाए तो शिवसेना साथ थी, शरद पवार नहीं थे। शिवसेना 2 भागों में नहीं बंटी थी, शरद पवार की पार्टी 2 भागों में नहीं बंटी थी, अजीत पवार के गुट में नहीं बंटी थी। तब बीजेपी को 41 सीटें मिली थी। अब की बार वहां की राजनीति मैंने हल्के शब्दों में बता दिया है, तो अब की बार शायद वहां बीजेपी को, पहले 2019 की रणनीति में आपको समझा देता हूं। महाराष्ट्र की 41 सीटें वहां बीजेपी एनडीए को मिली थी। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और शिवसेना को 18। बीजेपी जिसमें से 25 सीटों पर लड़ी थी और 23 सीटें जीती थी। शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 सीटों पर जीती थी। अब की बार की राजनीति, बीजेपी 30 सीटों पर लड़ रही है और उसे 23 प्लस सीटें मिल जाएगी। पर बिहार की तरह एनडीए की सीटों में बीजेपी को लॉस होने वाला है। बीजेपी अपनी सीटें तो कवर कर रही है, 30 में से 25 सीटें जीत रही है प्लस ही, पर एनडीए को लॉस होने वाला है 4 से 5 सीटों का। 48 टोटल सीटें हैं, जिसमें 4 से 5 का लॉस का मतलब कि लमसम 44 सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में जीत सकती है। ये धरातल की स्थिति है। ये स्थिति काफी ज्यादा ऊपर भी जा सकती है और थोड़ी नीचे भी आ सकती है। नीचे आने के आसार कम है, जहां तक है ये सीटें बढ़ सकती है। पर महाराष्ट्र की राजनीति मैंने पहले ही कहा, जैसे खिचड़ी बन चुकी है, तो उसे समझना अभी बहुत मुश्किल है। 1 चरण या 2 चरण और हो जाए तो हम एक पूरा वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति पर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। बीजेपी को 2019 में 25 सीटें मिली थी। 1 सीट निर्दलीय थी जो बीजेपी में आ गए थे, सुमन लता। ये सीट 2019 में निर्दलीय सीट थी और 2019 में ये बीजेपी में आ गए थे। टोटल 26 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ था 2019 में। अब की बार जेडीएस के साथ में बीजेपी का गठबंधन है। जेडीएस मिलकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है। 2024 में बीजेपी को
28 में से 24 सीटें मिलने वाली है। 4 सीटों का कर्नाटक में लॉस होने वाला है बीजेपी को। पिछली बार की से तुलना की जाए तो 2 सीटों का लॉस होने वाला है। टोटल सीटों से तुलना की जाए तो 4 सीटों का लॉस होने वाला है। अब हम उन राज्यों की बात करते हैं जहां बीजेपी बढ़त में है, जहां बीजेपी को सीटें अधिक मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य का, बुलडोजर बाबा का, बुलडोजर बाबा के गढ़ का, योगी जी के गढ़ का, उत्तर प्रदेश का, उत्तम प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 62 प्लस 2 64 सीटें मिली थी और कहते हैं कि यदि दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश से होके हुए जाना पड़ता है राजनीति में। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली जीत लिया, ये कहावत कही जाती थी। पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश ऐसा जीता है कि वहां बाकी बची हुई सरकारें अब बची हुई सी ही बची है, क्योंकि उनका अस्तित्व धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों से भी ज्यादा मतलब लॉस में है, वो बहुत बड़े हानि में है। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी पिछली बार जितनी स्ट्रांग थी उससे बहुत बड़े लेवल पे अब की बार कमजोर है। समाजवादी पार्टी 2019 में जितनी ताकतवर थी, 2024 में उसकी 50% ही ताकत समाजवादी पार्टी में बची है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी को सीट वितरित करने में बहुत ही जोर आया, क्योंकि उन्होंने काफी जगह अपने उम्मीदवार 2-2, 3-3 बार चेंज किए। बात करते हैं हम मायावती की बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी मायावती का एक फिक्स वोट था दलित और मुसलमान। दलित और मुसलमान मायावती से छिटकता गया और ये सपा में इनका बहुमत बढ़ता गया। पर अब की बार की राजनीति ऐसी है कि मायावती वहां सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र बची है, सपा के पास में वहां ताकत बची नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बचे हैं वहां योगी बाबा। आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि यूपी में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें बीजेपी के पास में आए। जैसे मैंने बताया 2019 में बीजेपी के पास 62 प्लस 2 सीटें 64 सीटें थी और टोटल 80 सीटें हैं। अब की बार अचंभा नहीं होना चाहिए यदि बीजेपी के पास 77 सीटें यदि बीजेपी के पास आ जाए। 3 सीटें मैं वो कह रहा हूं जो इनके परिवार की हैं, जो इनके खास लोगों की है। उम्मीद तो उनकी भी नहीं है जीतने की, पर ठीक है, राजनीति में हम इतना फायदा नहीं उठाएंगे बोलने का कि ये कह दें कि 80 में से 80 सीटें आ रही है। तो कुछ सीटें में हम ठीक है थोड़ा सोच लेते हैं कि कांग्रेस जीत सकती है। जैसे रायबरेली की सीट मुश्किल है जीतना, बहुत ज्यादा मुश्किल है जीतना, पर ठीक है मान लेते हैं। जहां अखिलेश खड़े हैं वहां मान लेते हैं कि ठीक है जीत सकती है। जहां उनकी वाइफ डिंपल जी खड़े हैं वो मान सकते हैं कि ठीक है जीत सकती है। तो ये 3 सीटें मैं उन्हें जितवा रहा हूं और 77 सीटें मैं बीजेपी के पाले में मेरे प्रिडिक्शन में मैं दे रहा हूं। अब अचंबा नहीं होना चाहिए यदि ये 70 से 78 हो जाए तो। 2024 में अब की बार निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, ओम राजभर बीजेपी के साथ हैं, अनुप्रिया बीजेपी के साथ। अब हम बात करते हैं ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरे भारत में एक ऐसी है जहां लेफ्ट का जो राज हुआ करता था, जहां घटनाएं हुआ करती थी, यहां बम फट गया, यहां चुनावों का पेपर बेल्ट उठा ले गए, यहां पर यह घटना हो गई, बड़े लेवल पे सुना करते थे, उसका आज भी असर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में भी दिखता है। चाहे आज ममता बनर्जी की सरकार हो, वामपंथियों की सरकार नहीं बची है, पर फिर भी उसका असर पश्चिम बंगाल में दिखता है। पर अब की बार की राजनीति बहुत अलग है। अब की बार वहां लोग एंटी कम्युनिटी है, वहां लोग तंग आ चुके हैं, वहां भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, वहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज जनता को मिलने वाला है और पूरे देश को मिलने वाला है। और जहां तक है बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी वहां अपना दबदबा करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के पास में 18 सीटें आई थी, तो अब की बार पश्चिम बंगाल में 42 में से 32 सीटें आ सकती है।
और आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये आंकड़ा यदि बढ़ जाता है तो। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2019 में 11 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, और पर अब की बार की राजनीति वहां थोड़ी सी चेंज है। अब की बार 11 में से 11 सीटें बीजेपी के पास में आज आने जा रही है। क्यों? क्योंकि पिछली बार बहुत बड़ा आदिवासी समाज बीजेपी से खफा था, उनकी कुछ शर्तें नहीं मानी गई थी, जिसका लॉस बीजेपी को वहन करना पड़ा था। पर अब की बार वो बातें, शर्तें मान ली गई है, जिसका फायदा बीजेपी को 11 से 11 सीटों में होने वाला है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की, नवीन पटनायक की। उड़ीसा राज्य एक ऐसा है जहां लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है। उड़ीसा में लोकसभा में, विधानसभा में तो मुख्यमंत्री बीजेडी बीजू जनता दल का बनता है। नवीन पटनायक वहां जीतते हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री हैं। और समर्थन जब देने की बात आती है तो बीजेडी बीजेपी एनडीए को समर्थन अपना देती है। पर अब की बार की राजनीति वहां अलग है। पिछले दिनों सुनने में आया था कि बीजेडी बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, पर धरातल की स्थिति के अनुसार, धरातल पे एनालिसिस के अनुसार बीजेपी ने गठबंधन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उससे गठबंधन का लॉस है। क्योंकि अब की बार उड़ीसा में एंटी करेंसी है, नवीन पटनायक की स्थिति मतलब स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अभी तक घोषित नहीं किया है। एक पर्सन है जो तमिलनाडु के हैं, लोगों द्वारा काफी उनकी बात की जाती है, पर अभी तक नवीन पटनायक द्वारा स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये चर्चा हम नहीं करेंगे। बात है नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री छठी बार के बनने की और ना बनने की। अब की बार बीजेपी लोकसभा की सीटें तो वहां अधिक से अधिक जीतने ही वाली है, उसके साथ में विधानसभा का चुनाव भी जहां तक है बीजेपी जीतने वाली है। टोटल 21 सीटें हैं वहां। 2019 में 8 सीटें आई थी, अब की बार 14 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि मोदी जी ने भविष्यवाणी की है। आखिर वो भविष्यवाणी धरातल पर कितनी सत्य है? मोदी जी की भविष्यवाणी ये थी कि उड़ीसा में अब की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और 10 तारीख उन्होंने अनाउंस कर दी, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की और जनता को आमंत्रित भी कर दिया। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सारी चीजें कवर की थी। पिछले चुनावों में, पिछले विधानसभा के चुनावों में बीजेपी का उड़ीसा में अस्तित्व भी नहीं था, और अब की बार ये कहना, पिछली बार 5 साल पहले अस्तित्व ना होना और ये कहना 5 साल बाद में कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर हां, मैंने वो पूरी डिटेल उस वीडियो में दी है कि ऐसा क्यों हो सकता है, उसके कारण बताए हैं। जाइए और वहां एक बार वो वीडियो देखिए। उड़ीसा की पूरी राजनीति वहां आपको समझ में आएगी कि उड़ीसा की राजनीति कैसे चलती है। तो हमने उड़ीसा की बात कर ली है, 14 सीटें अब की बार मिल सकती है, विधानसभा में वो मुख्यमंत्री अपना बना सकती है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जहां पहले बीजेपी का धरातल पे नामो निशान नहीं था, वहां बीजेपी अब की बार बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े लेवल पे, धरातल पे मजबूत स्थिति में है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना पावर स्टार पवन कल्याण जी की पार्टी है, उनका समर्थन मोदी जी को है। बीजेपी 5 सीटों पे अच्छी फाइट कर रही है। जहां तक धरातल की स्थिति है, 3 से 4 सीटें बीजेपी को फायदा हो सकता है वहां। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 4 सीटें जीती थी, पर अब की बार तेलंगाना में स्थिति बहुत अलग है। अब की बार बीआरएस का नामो निशान नहीं है। बीआरएस, यदि जमीनी हकीकत की बात करें तो बीआरएस वहां बहुत ज्यादा कमजोर है। ये सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस की ही है। यदि त्रिकोणीय यदि लड़ाई होती तो उसमें फायदा कांग्रेस को ज्यादा रहता है, पर यह फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो जमीनी हकीकत के हिसाब से बीजेपी को वहां बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जहां 2019 में 4 सीटें मिली थी, वहीं 2024 में ये डिजिट डबल होने वाली है। वहां 8 से 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तेलंगाना में नंबर 1 की पार्टी तेलंगाना में रह सकती है। और एक चीज गौर कीजिएगा आप
कि कैसे बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को हटा के अपना दबदबा बनाने जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा क्या होता है कि जहां जहां राष्ट्रीय पार्टी छिटकती है, वहां वहां क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा मजबूत होती है। पर पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को हटा के अपना दबदबा वहां ज्यादा मजबूत कर रही है। इसका कारण जनता है, जनता नरेंद्र मोदी का विश्वास है, उनकी अपील है। जनता नरेंद्र मोदी जी की अपील के कारण क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा मोदी पर और बीजेपी पर विश्वास कर रही है। अब हम बात करेंगे दक्षिण के दो राज्यों की, तमिलनाडु और केरल की। तमिलनाडु में आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि बीजेपी वहां उभर कर बहुत बड़े लेवल पे आती है और वहां पर बीजेपी अपना जनाधार बहुत ही अच्छे तरीके से यदि बना लेती है तो, क्योंकि अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने वहां मेहनत बहुत ज्यादा की है, अन्नामलाई जी ने वहां मेहनत बहुत ज्यादा की है। इन दोनों की जुगलबंदी कह लो या मेहनत कह लो, जनता को इतनी ज्यादा लुभाई है, अच्छी लगी है। उनकी मेहनत का आशीर्वाद जनता जरूर मोदी जी को और अन्नामलाई को देने जा रही है। तमिलनाडु में अब की बार बीजेपी के पास में वो मौका है जो 1989 में कांग्रेस के पास में था। जैसे कांग्रेस वहां उभर कर आई थी, वैसे ही बीजेपी के पास में वो मौका है। बीजेपी वहां अब उभर कर आ सकती है बड़े लेवल पर। बीजेपी कम से कम 8 से 10 सीटों का फायदा तमिलनाडु में करने जा रही है। एनडीए 5 से 6 सीटों की एड ऑन वहां करने जा रही है। अब हम एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां आजादी के बाद आज तक बीजेपी को वहां धरातल में बीजेपी को वहां एक भी सीट नहीं मिली है, जहां धरातल पे बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी। पर अब की बार वहां कम से कम 2 से 3 सीटें बीजेपी वहां लेने जा रही है। यह है केरल। केरल की राजनीति में बीजेपी अपना पहली बार इतना प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ रही है, धरातल पर इतनी मजबूत दिख रही है कि 2 से 3 सीटें बीजेपी वहां अच्छे तरीके से फाइट में है और वहां निकाल भी सकती है ये सीटें। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में अब की बार 4 कोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। वहां आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी 4 पार्टियां वहां लड़ने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, बीजेपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया नहीं है और पंजाब की स्थिति बीजेपी के लिए बहुत अच्छी है। क्यों? बीजेपी को छोड़ के बाकी तीनों पार्टियां वहां कमजोर है। कांग्रेस इसलिए कमजोर है कि पिछले विधानसभा चुनावों में वो बुरी तरीके से हारी है। आम आदमी पार्टी इसलिए कमजोर है कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद में उन पे आरोप लग रहे हैं और उस पार्टी के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। शिरोमणि अकाली दल वहां धरातल पर मजबूत नहीं है, वहां पर उनकी साख इतनी कमजोर हो चुकी है कि जनता अब उन पे विश्वास नहीं करती है, उनकी क्रेडिबिलिटी वहां खत्म हो चुकी है। तो बचती है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। और जिस तरीके से बीजेपी में लोग बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े जो प्रभावी प्रभाव रखते हैं समाज में, धरातल पर जमीनी हकीकत से जो जुड़े हुए हैं, वो एक बड़े लेवल पर बीजेपी में आ रहे हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार कह चुका हूं, पुरानी जो कांग्रेस पंजाब में हुआ करती थी, जो जीत रही थी कंटिन्यू, वो स्थिति अब बीजेपी की है। वो पुरानी कांग्रेस अब बीजेपी है। बीजेपी के लिए पंजाब में अब की बार बहुत कुछ अलग होने वाला है। बीजेपी वहां अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। 2014 में टोटल 13 सीटें पंजाब में हैं, उनमें से 4 सीटें 2014 में जीती थी बीजेपी। 2019 में 1 सीट जीती थी, 1 सीट जो मुख्यमंत्री वहां संगरूर से हार गए थे और बाद में दूसरी सीट से लड़े थे और वो भी बीजेपी में एमपी शामिल हो गए थे। अब की बार की स्थिति वहां अलग है, तो अब की बार बीजेपी वहां 5 से 6 सीटें जीत सकती है। ये आंकड़ा जरूर कम हो सकता है सीटों का, पर
पंजाब की राजनीति में ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आने वाले समय में 2017 में विधानसभा के चुनाव है और आपको 100% पंजाब की स्थिति, पंजाब की राजनीति की स्थिति बदली हुई मिलेगी। समर्थन बीजेपी के पक्ष में मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी पंजाब में बढ़ रही है, पक्का पंजाब में बीजेपी बहुत बड़े अंतराल से जीतने वाली है। आश्चर्य ना होना चाहिए यदि बीजेपी वहां नंबर 1 की पार्टी विधानसभा में रहती है। तो हम लमसम सभी स्टेट कवर कर चुके हैं। हमने स्टेट वाइज जाना है कि बीजेपी को कितनी बढ़त मिल रही है, कितना नुकसान हो रहा है, कहां बीजेपी नुकसान में है, कहां बीजेपी फायदे में है। यदि हम इन सीटों का टोटल करें, बीजेपी अकेले अपने दम पर 345 से 350 सीटें जीत रही है, अकेले अपने दम पर। बात करें हम एनडीए की, तो एनडीए 380 प्लस जा रही है। अब की बार 400 पार, ये नारा अभी भी दूर है। 400 प्लस सीटें अभी भी दूर है। मोदी जी ने 370 बीजेपी के लिए और 400 सीटें एनडीए के लिए कही थी। बीजेपी अकेले 345 से 350 पर 370 में अभी भी कम है। एनडीए 400 पर मेरे हिसाब से एनडीए 380 प्लस, तो 400 में अभी भी कम है। थोड़ी मेहनत हिंदुओं को, बीजेपी समर्थक को और करनी है। अभी 4 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, तो थोड़ी मेहनत हम और करते हैं, थोड़ा हम हिंदुओं को और जगाते हैं, थोड़ा हम बोलते और हैं, थोड़ा हम लिखते और हैं, थोड़ी मेहनत हम कहने का मतलब और करते हैं। क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, तो वो पूरा करना हमारा फर्ज है। मैं बार बार फर्ज की बात ये इसलिए करता हूं क्योंकि जब मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है मोदी जी को उस बड़े काम का बेनिफिट देना, या समझ लीजिए एक उपहार देना, गिफ्ट देना। क्योंकि राम मंदिर का फैसला छोटा नहीं था। 500 प्लस सालों से रामलला टेंट में थे, अब अपने भव्य मंदिर में विराजमान है 500 प्लस सालों से। तो जब मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, तो जनता को भी बड़ा काम करना पड़ेगा, वरना बहुमत तो 273 पे है। 303 सीटें तो पिछली बार आई है। अब की बार यदि हिंदू 310 भी दिलवा देंगे, तो बहुमत के तो पार है बीजेपी, एनडीए, पर नहीं। 400 सीटें इसलिए कि मैंने बड़ा काम किया है, मोदी जी ने, तो जनता को भी बड़ा काम करना पड़ेगा। अभी 3 चरणों के चुनाव कंप्लीट हुए हैं। 3 चरणों के हिसाब से बीजेपी लमसम 283 टोटल सीटों पर चुनाव हुए हैं। बीजेपी कम से कम 170 से 180 सीटें जीतने जा रही है। और हम यदि थोड़ा और जगे, हमने हिंदुओं को और जगाया, थोड़ी मेहनत हमने और की, तो हम 400 प्लस पहुंच सकते हैं। देखो, 400 प्लस पहुंचने में फायदा बीजेपी का, एनडीए का, हिंदुओं का ही है। क्योंकि ये चुनाव में मोदी जी स्पष्ट तरीके से हिंदुओं के पक्ष में है, हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि कांग्रेस आती है तो आपकी संपत्ति वो घुसपैठियों को दे देगी, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र वो बेच देगी, ले लेगी। ये तक मोदी जी ने कहा है, और ये शब्द राजनीति में छोटे नहीं है। सेम पेत्रोदा, जो राहुल गांधी के मेंटोर माने जाते हैं, उन्होंने तो भारत को एक 4 भागों में बांट दिया है कि दक्षिण के लोग ब्लैक, काले कलर के होते हैं, तो वो दक्षिण अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इस साइड के लोग अंग्रेज जैसे लगते हैं, उस साइड के लोग अरब जैसे लगते हैं, इस साइड के लोग चीनी जैसे लगते हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान को 4 भागों में बांट दिया है। तो हमें इनकी बातों का जवाब, हमें मोदी जी को 400 सीटें दिलवाकर ही देना है। क्योंकि 400 सीटें मोदी जी के पास में होगी, तो वो संविधान में संशोधन कर सकेंगे। जो गलतियां कांग्रेस ने की है, वो सुधार सकेंगे। बड़े लेवल पर बीजेपी को अब काम करने हैं, वो कर सकेगी। ये सोच के कि बीजेपी का समर्थन
जनता का समर्थन बीजेपी को, मोदी जी को है। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, बीजेपी का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, बोलिए, दौड़िए, लिखिए। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं इनमें से, तो जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।